शहर की बिगड़ी पेयजल सप्लाई व्यवस्था पर भाजपा पार्षदों ने जताई चिंता। एसडीएम को ज्ञापन देकर व्यवस्था सुधारने की रखी मांग। नवनियुक्त आयुक्त झब्बर सिंह ने संभाला पदभार। सभापति सहित परिषद कर्मचारियों ने किया स्वागत। शहर के सेंट पॉल स्कूल में उड़ी सरकारी आदेशों की धज्जियां। स्कूल प्रशासन ने करवाई 9वीं व 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं। और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार करेगी राजस्थानी फिल्म अंजू व मंजू। शहर के नवोदित कलाकारों को मिलेगा मौका। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी में शहर में पेयजल किल्लत बढ़ती ही जा रही है। शहर में पेयजल विभाग की ओर से 48 घंटे के अंतराल में पेयजल वितरण किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। शहर वासियों को 72 घंटे के अंतराल में पेयजल वितरण किया जा रहा है। कई क्षेत्रों के हालात तो यह है कि पानी इतने कम प्रेशर से आता है कि पीने के लायक पानी भी उपभोक्ता नहीं भर पाते हैं। इतना ही नहीं, क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों के माध्यम से लोगों को पानी दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप शहर वासियों को गंदा व मटमैला पानी मिल रहा है। अधिकारियों को बार बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा कुछ इसी तरह बयां की। पार्षदों ने बताया कि बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने के बाद भी प्रदेश में पानी की कृत्रिम कमी पैदा कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी पीड़ा यह सामने आई कि समस्या को लेकर विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है और समस्याओं से अवगत भी कराया जाता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता है। समस्याएं जस की तस बनी हुई है। पेयजल समस्याओं से परेशान सभी पार्षदों ने ज्ञापन के माध्यम से चेताया कि अगर शहर की पेयजल वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया गया तो शहर में जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जलदाय विभाग के अधिकारियों की होगी। एसडीएम को ज्ञापन देने जाने से पूर्व सभी पार्षद नगर परिषद में उपसभापति कक्ष में एकत्रित हुए तथा उक्त विषय पर विचार विमर्श किया। इसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे पार्षदों ने राज्य सरकार तथा जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य के सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में उपसभापति रेखव चंद खटोट, पार्षद सुरेंद्र सोनी, कुलदीप बोहरा, हेमंत कुमावत, रेखा कुमावत, ललिता सिंगारिया, मुन्नी देवी, यशोदा देवी, सुनीता भाटी, भूपेंद्र भोजक, वेदराज भाटी, त्रिलोक शर्मा, अनिल चौधरी, माया देवी सहित अन्य भाजपा पार्षद शामिल थे। एसडीएम को ज्ञापन देने के बाद सभी पार्षद पानी की टंकी स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभाग के एक्सीएन राजेंद्र जयमन के सामने बिगड़ती पेयजल वितरण व्यवस्था पर आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान भाजपा पार्षद श्रीमती पिंकी कुमावत ने जयमन को चूड़ियां भेंट की तथा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेयजल संकट इतना ब्यौर में गहरा गया है कि टाइम से पानी आता नहीं है, समय में पानी आता नहीं है, नलों में प्रेशर नहीं है, जिससे ब्यावर शहर की पूरी जनता और सभी वार्ड के निवासी पूरे दुखी हो रहे हैं। हम इस ज्ञापन के मार्फत से उनके नींद उड़ाना चाहते हैं कि जो आपने पेयजल व्यवस्था को गड़बड़ा रखी है, पेयजल व्यवस्था टाइम पे नहीं देते हैं, समय पे नहीं देते हैं, सुबह कभी 5 बजे दे देते हैं, कभी रात्रि को 9 बजे तक दे देते हैं, ताकि जनता सो जाती है, सोई उठती नहीं है। और पानी की जो प्रेशर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब है, इससे पूरी जनता दुखी हो रखी है। मैं सभी पार्षदों के मार्फत से ये ज्ञापन श्रीमान तहसीलदार साहब को देके और उनसे ये निवेदन करेंगे कि जो ब्यावर शहर में पेयजल की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है उसको तुरंत सुधराया जाए। अगर पेयजल व्यवस्था को नहीं सुधराई गई तो पार्षदों द्वारा कोई जन आंदोलन भी किया जा सकता है, इसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से मंगलवार शाम को शहर के कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर शहर के सिटी थाना परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी शक्ति सिंह राजावास ने सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह हाड़ा, सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा को प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए उनका सम्मान किया। साथ ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान पुलिस की ओर से दी जा रही सेवाओं की सराहना की। इस मौके पर पुलिसकर्मी रामनिवास, राजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद रमजान, राजू राम, लक्ष्मी नारायण सौपाल सहित अन्य पुलिसकर्मियों का भी सम्मान किया गया।
शहर में शादी विवाह समारोह में भाग लेने के बाद फैले संक्रमण के बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शादी समारोह में भाग लेकर संक्रमित हुए एक 58 वर्षीय व्यक्ति की अजमेर में बुधवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। अजमेर में बुधवार को हुई मौत के बाद शहर में संक्रमण से यह 5वीं मौत है। अजमेर में ब्यावर निवासी कोरोना संक्रमित की मौत के बाद ब्यावर प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई। उधर शादी समारोह में भाग लेने के बाद इससे जुड़े लोगों के संक्रमण का शिकार होने की संख्या हर रोज बढ़ रही है। 27 जून को आयोजित शादी समारोह में भाग लेने के बाद कोरोना संक्रमण फैलने के बाद प्रशासन की ओर से सूरजपोल गेट क्षेत्र में व्यापक सर्वे शुरू करवाया। सर्वे के दौरान 4 जुलाई को उक्त बुजुर्ग का सैंपल लिया गया तथा हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। अजमेर में उपचार के दौरान वृद्ध की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और बुधवार को उसने अजमेर में दम तोड़ दिया। मालूम हो कि इससे पहले लाखीना निवासी तथा फर्श गली निवासी बुजुर्ग की अजमेर तथा शहर के प्रतापनगर निवासी एक बुजुर्ग महिला की मौत भी कोरोना संक्रमण के कारण हो गई थी। इसी प्रकार SBI बैंक के प्रबंधक की मौत जयपुर में हो गई है। इस प्रकार बुधवार को अजमेर में हुई मौत के बाद शहर में मौत का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। प्रदेश के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों में शीघ्र ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने एक निर्देश जारी कर प्रदेश के सभी सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए व्यवस्थाएं पूर्व में ही कर लेने को कहा है। विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर कोर्स और सीट की विस्तृत जानकारी अपलोड करने को कहा है ताकि डेट घोषित होते ही ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सरकार ने सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी है और प्रमोट करने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और CBSE का परिणाम इसी महीने में आने वाला है। ऐसे में कॉलेजों में BCom, BA, BSc, BA ऑनर्स, MCom, MA और MSc जैसे PG कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। मालूम हो कि कॉलेज आयुक्तालय की ओर से प्रथम वर्ष की सीटों में 25% का इजाफा पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में प्रतिवर्ष सीटें बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र संघों की ओर से किए जाने वाले आंदोलन की संभावनाएं खत्म सी हो गई है। अब केवल राज्य सरकार के निर्देशानुसार कॉलेज तथा स्कूल आदि खोलने के निर्देश के तुरंत बाद प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया को शुरू किया जा सकेगा। मालूम हो कि राज्य सरकार ने प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और इन कक्षाओं के लिए प्रोविजनल प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में ही पूर्ण कर ली गई है। अब केवल प्रथम वर्ष की सीटों पर ही प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शालू शर्मा ने बताया कि उच्च शिक्षा निदेशालय से इस प्रकार के निर्देश मिले हैं। शीघ्र ही प्रथम वर्ष की सीटें, कोर्स तथा फीस संबंधी जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि UG प्रथम, द्वितीय और PG पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जा चुका है। इनकी फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। दयानंद आर्य बालिका महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। प्रवेश 15 जून से ही प्रारंभ हो गए थे। पहले अंतिम तारीख 30 जून रखी गई थी, लेकिन अब कोरोना को देखते हुए तो डेट बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। महाविद्यालय में 9 विषय हैं कला संकाय में, जिनमें 9 विषयों को 3-3 के समूह में रखा गया है और हर समूह में 80 की संख्या सीट है। मतलब प्रत्येक विषय में 80 छात्राएं जो है वो प्रवेश ले सकती हैं। इसी तरह वाणिज्य संकाय में भी हर विषय में 80 की सीट रखी गई है, तो उसमें भी 80 छात्राएं प्रवेश ले सकती हैं। तो प्रवेश आरंभ हो चुके हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो प्रमोट हुए थे विद्यार्थी वो प्रवेश ले चुके हैं, लगभग जितने भी विद्यार्थी थे। और जो प्रथम वर्ष है उसमें अभी क्योंकि 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है तो अभी प्रवेश चल रहे हैं। तो आगे अभी उसकी डेट फाइनल नहीं है कि लास्ट डेट कब होगी, लेकिन हाँ 15 जुलाई अभी जैसे बोला गया है तो उसके हिसाब से प्रवेश प्रारंभ हो गए प्रथम वर्ष के भी और द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार नगर परिषद के नवनियुक्त आयुक्त झब्बर सिंह ने बुधवार सुबह नगर परिषद आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया। नगर परिषद पहुंचे आयुक्त झब्बर सिंह ने सबसे पहले सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात की। इसके बाद OS महेंद्र राय फुलवारी ने आयुक्त कक्ष में उन्हें आयुक्त का कार्यभार संभलवाया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया तथा अन्य कर्मचारियों ने उनका स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। स्वागत करने वालों में JN कपिल गोरा, KC मीणा सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। मालूम
मालूम हो कि राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर झब्बर सिंह को ब्यावर नगर परिषद के रिक्त पड़े आयुक्त पद पर नियुक्त किया था। पदभार ग्रहण करने के पश्चात नवनियुक्त आयुक्त सिंह ने कहा कि आमजन के आवश्यक कार्य करते हुए उन्हें राहत प्रदान करना ही उनका मुख्य ध्येय रहेगा। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए शहर के ड्रेनेज व्यवस्था को सुचारू हो और नगर परिषद के सभी कार्य संपादित हो, यह उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। कोविड-19 पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसको लेकर सरकार की गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश भर में स्कूलों व कॉलेजों के संचालन पर रोक लगा रखी है। स्कूलों में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ परीक्षाएं भी प्रतिबंधित कर रखी है, लेकिन शहर के मेवाड़ी गेट बाहर से सेंट पॉल स्कूल को सरकार की गाइडलाइन तथा शिक्षा विभाग के निर्देशों से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल प्रबंधन ने बुधवार को सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कक्षा 9वीं तथा 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पूरक परीक्षाएं आयोजित कर डाली। स्कूल प्रशासन ने बुधवार सुबह 8 से 11 बजे तक दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की तथा परीक्षाएं संपन्न भी करवा ली। सबसे मजेदार बात तो यह रही कि स्कूल प्रशासन की ओर से परीक्षा आयोजित करने की भनक प्रशासन को नहीं लगी। इतना ही नहीं, स्कूल की ओर से अवकाश के दौरान बच्चों की फीस लेने के मामले में हंगामा मचाने वाले अभिभावकों ने भी इसकी शिकायत प्रशासन तक को नहीं की और कोरोना संक्रमण की परवाह किए बिना अपने बच्चों को परीक्षा देने के लिए भी भेज दिया। जानकारी मिली है कि स्कूल प्रशासन ने बुधवार को 9वीं कक्षा के लिए सोशल साइंस तथा 11वीं कक्षा के लिए इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षाएं ली थी। मालूम हो कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश भर में कॉलेजों की परीक्षाओं को रद्द करते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। ऐसे में सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित सेंट पॉल विद्यालय में परीक्षाएं करवाकर राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बच्चों के जीवन को संकट में डालने का प्रयास किया है। इस संबंध में जब स्कूल प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो सामने आया कि स्कूल के फादर का स्थानांतरण हो चुका है और नए फादर ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। अतः कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया, जिसके कारण बुधवार को कराई गई परीक्षाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मैं सेंट पॉल स्कूल ब्यावर का स्टूडेंट हूँ एंड आज हमारे 11th क्लास का इको का एग्ज़ाम था। आज 8 जुलाई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के रोडवेज बस स्टैंड के दुकानदारों ने डिपो मैनेजर आर.एस. राजावत से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा। डिपो मैनेजर राजावत को दिए गए पत्र में दुकानदारों ने अपनी 3 सूत्री मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया। दुकानदारों ने बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि में माह अप्रैल से जून तक 3 महीने का किराया माफ करने का निर्णय लिया है, जबकि लॉकडाउन 21 जून से ही शुरू हो गया था। अतः इस 10 दिन की अवधि का किराया भी माफ किया जावे। दुकानदारों ने आगामी दिनों के लिए भी विज्ञापन लाइसेंस धारकों के लिए की गई व्यवस्था के अनुसार ही किराया वसूलने की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि वर्तमान में बसों का संचालन कम होने से तथा कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या भी बहुत कम हुई है। ऐसी स्थिति में दुकानों का किराया ही निकालना मुश्किल हो रहा है। बसों की वास्तविक संख्या के आधार पर ही किराया लिया जावे। मुलाकात करने वालों में कैंटीन संचालक, हेयर सैलून संचालक, आइसक्रीम पार्लर संचालक, जनरल स्टोर सहित अन्य दुकानदार शामिल थे। पारस देवी प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली राजस्थानी फिल्म अंजू व मंजू समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार करेगी। फिल्म के माध्यम से समाज को इन कुरीतियों से बचते हुए इनको खत्म करने की अपील की जाएगी। साथ ही वर्तमान में विश्व महामारी का रूप ले चुके कोरोना संक्रमण को लेकर भी फिल्म में एक संदेश दिया जाएगा ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो सके। दर्शकों को शुद्ध मनोरंजन, ड्रामा तथा संदेश के रूप में बनने वाली इस फिल्म में शहर के नवोदित कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा। शहर के नवोदित फिल्म अदाकारा वंशिका जैन बुधवार को शहर के सेंधा रोड स्थित होटल सूर्य महल में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रही थी। पिता व फिल्म निर्माता संदीप कुमार जैन के साथ प्रेस के साथ बातचीत करते हुए वंशिका ने बताया कि बचपन से ही गीत व नृत्य का शौक रखने के चलते उनके मन में फिल्म निर्माण की बात आई और उन्होंने इसकी शुरुआत अपनी मातृभाषा राजस्थानी से करने की ठानी। वंशिका ने बताया कि फिल्म हिंदी तथा राजस्थानी दोनों ही भाषाओं में अलग अलग लोकेशन पर शूट की जाएगी। 2 सगी बहनों के जीवन पर आधारित फिल्म में समाज में व्याप्त कुरीतियां, भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह सहित अन्य विषयों को शामिल किया गया है। निर्माता संदीप जैन ने बताया कि करीब 38 लाख रुपए के बजट से बनने वाली फिल्म की शूटिंग शीघ्र ही शुरू की जाएगी तथा इसमें शहर के नवोदित कलाकारों को मौका दिया जाएगा। फिल्म का निर्देशन पुनीत गोयल ने किया है। अब तक मुंबई में 2 बड़ी फिल्म कर चुकी वंशिका ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण जागरूकता को लेकर राज्य सरकार की ओर से बनाई गई लघु फिल्मों में भी काम किया है। बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान वंशिका जैन के परिवारजन, कांग्रेस नेता अजय शर्मा, मृत्युंजय आर्य, रवि दंडायत, प्रशांत प्रजापति सहित अन्य उपस्थित थे।
यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी फिल्म है अंजू और मंजू, वो राजस्थानी भाषा को एक नया उत्थान देती है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है हमारे लिए, ये मेरे लिए एक इमोशन है, क्योंकि ये हमारे राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देगा, हमारे राजस्थान के गौरव को बढ़ाएगा। और इसी के साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जैसे आप सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए टूरिज्म कितना ज़रूरी है, तो उसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इस फिल्म की शूटिंग हमारे राजस्थान के अलग अलग जगह पे करेंगे, और जब ये फिल्म रिलीज होगी, लोग इसे देखेंगे, तो एक तरह से हमारे लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना ही होगा। प्रदेश भर में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर सरकार भी चिंतित है। इसको लेकर राज्य का चिकित्सा विभाग बेहद सतर्कता बरतने के साथ साथ सैंपल्स लेने की गति भी बढ़ाती है। इसको लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से मिशन वीजा शुरू किया गया है। मिशन वीजा के प्रशिक्षण को लेकर ही शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में आशा सहयोगिनियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी को कोरोना सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानी तथा मिशन वीजा को लेकर आए बदलाव के बारे में डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर तापड़िया ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के कारण अब सबसे ज्यादा बुजुर्ग तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर फोकस किया जा रहा है। सर्वे के दौरान अब सबसे पहले घर के बुजुर्ग व्यक्ति की जानकारी लेनी होगी, साथ ही बुजुर्ग व्यक्ति की बीमारियों से संबंधित जानकारी भी फॉर्मेट में अंकित करनी होगी और सैंपल्स भी सबसे पहले 60 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति के प्राथमिकता के आधार पर लेने होंगे। डॉक्टर तापड़िया ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति में अगर गंभीर बीमारी होती है तो मृत्यु की दर बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में राज्य के चिकित्सा विभाग की ओर से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। बैठक में आशा सहयोगिनी रामकन्या नागोरा, विष्णु पंवार, गायत्री कुमावत तथा माया चौहान आदि उपस्थित थी। पीएमओ साहब द्वारा निर्देश दिया गया कि इन्हें मिशन वीज़ा के बारे में बताना है, क्योंकि अब जो केसेस निकल रहे हैं उस पर देखा जा रहा है कि ज़्यादा तकलीफ में 60 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति है, उसको अगर कोरोना होता है और उसके साथ साथ उसको दमा, हाइपरटेंशन, शुगर है, तो उसको बीमारी भी गंभीर होती है और उसको भी मृत्यु होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसलिए मैं आज इन्हें मिशन वीज़ा के बारे में बताऊँगा। मिशन वीज़ा का मतलब होता है लाइफ सेविंग। तो आज तक जो ये काम करके आ रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा फेरबदल करना है, एक नया फॉर्मेट होगा या थोड़ा उसमें फॉर्मेट में चेंज होगा। तो फॉर्मेट इनको समझाना है कि जैसे सबसे पहले आप किसी भी घर में जाते हैं कहीं पर भी, तो आप मालूम करो 60 साल का व्यक्ति है क्या, उसको दूसरी ये बीमारी तो नहीं है, अगर है तो उसकी पूरी लाइन लिस्ट तैयार करनी है। और अगर सैंपल भी लेना है तो सबसे पहले जो पहले रैंडम सैंपल है, सबसे पहले सैंपल जो लेने हैं वो 60 साल से ज़्यादा व्यक्तियों के और जो जिनमें सिम्टम्स हैं उनके लेने हैं। तो वो इस तरह से इनको समझाना है संक्षिप्त में। विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारी के खाते से 50,000 से अधिक की नकदी निकलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कर्मचारी ने बैंक में भी शिकायत दी है। जानकारी के अनुसार तकनीकी कर्मचारी के पद पर कार्यरत अशोक कुमार का सैलरी अकाउंट HDFC बैंक में है। गत 6 जुलाई को दोपहर 2 बजे बाद उसके मोबाइल पर अचानक एक के बाद एक 6 मैसेज आए और उसके खाते से 10-10 हजार कर 5 बार और एक बार 7,000 रुपए निकाल लिए गए। उसने बताया कि ना तो उसके पास कोई OTP आया, ना ही उसने किसी को कार्ड दिया। ऐसे में उसकी जानकारी के बिना उसके अकाउंट से कुल 57,000 रुपए की ठगी हो गई। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार। शहर की बिगड़ी पेयजल सप्लाई व्यवस्था पर भाजपा पार्षदों ने जताई चिंता। SDM को ज्ञापन देकर व्यवस्था सुधारने की रखी मांग। नवनियुक्त आयुक्त झब्बर सिंह ने संभाला पदभार। सभापति सहित परिषद कर्मचारियों ने किया स्वागत। शहर के सेंट पॉल स्कूल में उड़ी सरकारी आदेशों की धज्जियां। स्कूल प्रशासन ने करवाई 9वीं व 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं। और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार करेगी राजस्थानी फिल्म अंजू व मंजू। शहर के नवोदित कलाकारों को मिलेगा मौका।